गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। शक्ति संतुलन का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और एक समय ऐसा था जब यूरोप की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें ये लगता है कि इसकी प्रासंगिकता कुछ कम हो गई है, लेकिन फिर भी यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है तो हमें शक्ति संतुलन के सिद्धांत को समझना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं द बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। हम इसका अर्थ समझें सबसे पहले कि शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है। शक्ति संतुलन से अभिप्राय ये है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में समान रूप से बटी रहे। कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष से अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार तुला के दो पलड़े समान भार होने पर संतुलित बने रहते हैं, उसी प्रकार की साम्यावस्था विभिन्न राज्यों में बनी रहनी चाहिए। शक्ति संतुलन का सिद्धांत ये कहता है कि विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में समान रूप से बटी होनी चाहिए। कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष से अधिक शक्तिशाली ना हो, अर्थात कोई भी एक पक्ष इस स्थिति में नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे पक्ष पर हमला कर सके या दूसरे पक्ष को हरा सके। जिस तरह से हम एक तराजू में देखते हैं कि एक तराजू के जो दो पलड़े होते हैं, जब इनमें समान मात्रा में भार हो तो ये संतुलित अवस्था में बने रहते हैं। उसी तरीके से यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों के बीच में साम्यावस्था रहेगी तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित रह सकती है। यदि कभी कोई एक देश दूसरे देशों की तुलना में शक्तिशाली होने का प्रयास करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए या शक्ति संतुलन सिद्धांत के लिए खतरा बन जाता है। इसका एग्जाम्पल हम ये समझ सकते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, जैसे कि हिटलर था, तो हिटलर जो है उसने यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अपनी पावर बढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो यूरोप के अन्य राज्यों के लिए हिटलर जो है खतरा बन गया। तो एक तरह से शक्ति संतुलन का अभिप्राय ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो राज्य हैं उनकी शक्ति दो बराबर पक्षों में डिवाइडेड होनी चाहिए और कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष से अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम एक तराजू में देखते हैं कि जैसे एक तराजू के जो दो पलड़े हैं, अगर इनमें दोनों में समान मात्रा में भार है तो साम्यावस्था बनी रहेगी। तो इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी यदि मान लीजिए दो पक्ष हैं और दोनों की शक्तियां इक्वल बनी हुई है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति बनी रह सकती है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम थोड़ी परिभाषाएं देखते हैं। देखिए, सबसे पहली परिभाषा हम लेते हैं श्लीचर के अनुसार। श्लीचर का ये कहना है कि शक्ति संतुलन व्यक्तियों तथा समुदायों की सापेक्ष शक्ति की ओर संकेत करता है। शक्ति संतुलन का अभिप्राय ये है कि व्यक्तियों और समुदायों की सापेक्ष शक्ति, मतलब कि जो व्यक्ति और समुदाय हैं उनकी शक्तियों में सापेक्षता होनी चाहिए। किसी एक पक्ष की शक्ति अधिक या दूसरे पक्ष की शक्ति कम नहीं होनी चाहिए। क्लॉड के अनुसार शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। क्लॉड का ये कहना है कि शक्ति संतुलन में क्या होता है। शक्ति संतुलन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जो स्वतंत्र देश होते हैं वो बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के अपने आपसी संबंधों को संचालित करते हैं। तो शक्ति संतुलन का अभिप्राय ये है कि राष्ट्र बिना किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक अपने आपसी शक्ति संबंधों को संचालित करते हैं। फिर जो विचारक हैं उनका ये कहना है कि शक्ति संतुलन का अर्थ है राष्ट्रों के परिवार के सदस्यों की शक्ति न्यायपूर्ण तुल्यभारिता जो किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर अपनी इच्छा लादने से रोक सके।
फे का ये कहना है कि शक्ति संतुलन का मतलब ये है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार के जो राष्ट्र सदस्य हैं, राष्ट्रों की जो शक्ति है उनमें आपस में एक संतुलन होना चाहिए, न्यायपूर्ण तरीके से एक संतुलन उनमें स्थापित हो, जिससे कि कोई भी एक देश दूसरे देश पर प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सके। फेनेलॉन का कहना है कि शक्ति संतुलन का एक अत्यंत स्पष्ट सिद्धांत है कि अपने पड़ोसी राष्ट्र को इतना शक्तिशाली कभी ना बनने दो कि वह भय का कारण बन जाए। तो फेनेलॉन की डेफिनेशन भी यही बात कहती है कि शक्ति संतुलन सिद्धांत का अर्थ ये है कि अपना जो पड़ोसी राष्ट्र है उसे इतना अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना कि वो भय का कारण बन जाए, अर्थात उसकी शक्ति को अपनी शक्ति से अधिक नहीं बढ़ने देना। इसी तरह डेफिनेशन देते हैं कैसलरे ये कहते हैं कि शक्ति संतुलन से क्या अभिप्राय है? राष्ट्र परिवार के सदस्यों के बीच ऐसी उचित साम्यावस्था बनाए रखना जिससे उनमें से कोई भी इतना ताकतवर ना हो सके कि वह अपनी इच्छा दूसरों पर लाद सके। तो यहाँ भी वही बात है कि जो राष्ट्र हैं उनकी शक्ति में एक संतुलन बना रहना चाहिए, एक उचित साम्यावस्था बनी रहनी चाहिए, जिससे कि कोई एक देश इतना अधिक शक्तिशाली ना हो पाए कि वो दूसरे देशों पर प्रभुत्व स्थापित कर सके। तो इन डेफिनेशंस के आधार पे हम समझ सकते हैं कि शक्ति संतुलन का अभिप्राय ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों की शक्ति में एक साम्यावस्था बनी रहे, अर्थात विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहे, कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हावी नहीं हो पाए। अब हम शक्ति संतुलन की विशेषताएं देखते हैं। देखिए, पामर और पार्किंस ने शक्ति संतुलन की कुल 7 विशेषताएं बताई हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहली विशेषता है शक्ति संतुलन से अभिप्राय है संतुलन, परंतु शक्ति इतना अस्थिर तत्व है कि शक्ति संबंध सदैव परिवर्तित होते हैं, अतः इसमें संतुलन के साथ असंतुलन निहित होता है। इसे हम असंतुलन पढ़ेंगे, असंतुलन निहित होता है। देखिए, जब हम शक्ति संतुलन की बात कर रहे हैं तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि शक्ति संतुलन का मतलब ये है कि राष्ट्रों की जो शक्ति है उनमें एक संतुलन बना रहे, एक साम्यावस्था बनी रहे। लेकिन हम जानते हैं कि शक्ति एक परिवर्तनशील फैक्टर है, शक्ति कभी स्टेबल नहीं रहती। तो जब शक्ति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इट मीन्स शक्ति संबंध भी हमेशा परिवर्तनशील होते रहेंगे। तो शक्ति संतुलन में संतुलन के साथ असंतुलन भी निहित होता है कि हमारा जो लक्ष्य है, जो आदर्श स्थिति हम चाहते हैं, वो तो ये है कि शक्तियों का संतुलन बना रहे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली ये होता है कि क्योंकि शक्ति एक स्टेबल तत्व नहीं है, शक्ति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, शक्ति परिवर्तनशील है, इसलिए जो शक्ति संबंध है उनमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो शक्ति संबंध का जो सिद्धांत है, शक्ति संतुलन की जो थ्योरी है, इसमें संतुलन के साथ असंतुलन का तत्व भी निहित होता है। दूसरी विशेषता, शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए राज्यों को सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा शक्ति संतुलन बने रहेंगे। शक्ति संतुलन बनाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसा कि अभी हमने ऊपर बात की थी कि चूंकि शक्ति हमेशा परिवर्तनशील है, तो शक्ति में हमेशा क्या होता रहेगा? असंतुलन आता रहेगा। लेकिन हमें प्रयास करना पड़ता है हमेशा शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है, शक्ति संतुलन की नीति यथापूर्व स्थिति को बनाए रखने का समर्थन करती है। देखिए, शक्ति संतुलन सिद्धांत ये कहता है कि जो स्थिति है वो स्थिति वैसी ही बनी रहे
और जब नए परिवर्तनों की बात आती है तो नए परिवर्तनों को शक्ति संतुलन की नीति अस्वीकार करती है। लेकिन वास्तव में शक्ति संतुलन की नीति तभी सफल हो सकती है जबकि जो अनिवार्य परिवर्तन है उन परिवर्तनों को भी स्वीकार किया जाए। यानी कि शक्ति संतुलन के लिए तो ये जरूरी है कि यथास्थिति बनी रहे, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि शक्ति संतुलन बना रहे तो हमें जो अनिवार्य परिवर्तन है उन अनिवार्य परिवर्तनों को भी स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट है, यह कहना अत्यंत कठिन है कि पूर्ण शक्ति संतुलन स्थापित हो गया है। हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से शक्ति संतुलन स्थापित हो गया है, क्योंकि शक्ति एक ऐसा एलिमेंट है जो निरंतर परिवर्तनशील है, तो हम उसका मापन नहीं कर सकते। शक्ति का मापन अगर हम किसी चीज़ से कर सकते हैं तो वो है युद्ध। तो शक्ति संतुलन की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ये देखा गया है कि नए शक्ति संतुलन स्थापित हो जाते हैं। जो पुराने शक्तिशाली देश थे वो शक्तिहीन हो जाते हैं और जो नए देश हैं वो शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरते हैं। जैसा कि हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले यूरोप के देश बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार उनकी शक्ति बहुत कम हो जाती है और अमेरिका और सोवियत संघ दोनों सुपर पावर के रूप में उभरते हैं। नेक्स्ट है, इतिहासकार शक्ति संतुलन को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखता है, ऑब्जेक्टिविटी से देखता है, जबकि एक राजनेता उसे सब्जेक्टिविटी से देखता है, उसे व्यक्तिनिष्ठ तरीके से देखता है। इसका अभिप्राय ये है कि एक जो इतिहासकार है उसके लिए शक्ति संतुलन तब स्थापित होगा जब विरोधी गुटों की शक्ति समान हो जाएगी, लेकिन एक राजनेता की दृष्टि में शक्ति संतुलन तब स्थापित होगा जब उसका पक्ष दूसरे पक्ष की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तो यहाँ एक जो इतिहासवेत्ता है वो ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहा है, जबकि एक राजनेता बात करता है सब्जेक्टिविटी की। नेक्स्ट है, शक्ति संतुलन किसी विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है। लोकतांत्रिक और सर्वाधिकारवादी दोनों प्रकार के राज्य इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, शक्ति संतुलन का प्रयोग डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी कर सकते हैं और जो तानाशाही राज्य है वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो लोकतांत्रिक देश है वो ये देखा गया है कि चूंकि उनकी नीतियाँ उदारवादी होती है तो वो शक्ति संतुलन स्थापित करने में विशेष रुचि नहीं लेते, और दूसरी तरफ जो सर्वाधिकारवादी देश हैं उनका लक्ष्य होता है केवल अपने साम्राज्य का प्रसार करना, तो वो भी शक्ति संतुलन के समर्थक नहीं होते। नेक्स्ट है, शक्ति संतुलन के खेल में केवल बड़े देश ही खिलाड़ी होते हैं। छोटे देश या तो इसका शिकार बनते हैं या केवल दर्शक के रूप में रहते हैं। देखिए, जो शक्ति संतुलन का सिद्धांत है उसमें क्या होता है कि जो मेन प्लेयर है वो तो बड़े खिलाड़ी ही होते हैं। जो छोटे देश हैं उनकी भूमिका ये रहती है कि वो दोनों ही जो पक्ष हैं, जो दोनों खिलाड़ी हैं, मेन खिलाड़ी, उनमें से किसी के साथ जाकर संलग्न हो जाते हैं। ठीक है, तो मेन भूमिका जो रहती है शक्ति संतुलन के खेल में वो महाशक्तियों की रहती है, बड़े देशों की रहती है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं शक्ति संतुलन स्थापित करने के उपाय, कि शक्ति संतुलन कैसे स्थापित किया जाता है। तो देखिए, इसके कुछ उपाय बताए गए हैं। उनमें पहला उपाय है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति या मुआवजा। इसका अभिप्राय ये है कि जैसे मान लीजिए कोई एक कंट्री है, वो बहुत अधिक पावरफुल होने का प्रयास कर रहा है और उसके कारण शक्ति संतुलन का सिद्धांत गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके जो प्रदेश हैं उनका इस तरीके से विभाजन कर दिया जाता है, उसके भूभागों का इस तरीके से विभाजन कर दिया जाता है जिससे कि शक्ति संतुलन बना रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे कि 1906 में इथोपिया को, ये जो 3 देश थे, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस, इन्होंने आपस में
उसका जो भूभाग था उसको इक्वली इन्होंने डिवाइड कर लिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि इथोपिया जो है वो शक्तिशाली बनने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन का मतलब ये है कि एक राज्य अगर पावरफुल बनने का प्रयास कर रहा है तो उसके जो भूभाग है उन भूभागों, उसकी सीमाओं में इस तरीके से परिवर्तन कर दिया जाता है जिससे कि राज्य की जो शक्ति है उनमें संतुलन बना रहे। नेक्स्ट है हस्तक्षेप या इंटरवेंशन। हस्तक्षेप से अभिप्राय ये है कि जब किसी देश की शक्ति अधिक बढ़ने लगती है तो जो दूसरा देश है वो उस देश में हस्तक्षेप करके उसकी शक्ति को रोकने का प्रयास करता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो ये हमने बहुत बार देखा है कि कई बार महाशक्तियों ने दूसरे देश की आंतरिक राजनीति में भी हस्तक्षेप किया। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो जैसे अमेरिका ने वियतनाम में अपनी सेनाएं भेजी या सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिलेंगे जबकि बड़े देशों ने दूसरे देशों में हस्तक्षेप किया। तो उस समय उद्देश्य यही रहता है कि जो दूसरा देश है वो शक्ति संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास ना करे। थर्ड है मध्यवर्ती राज्य या बफर स्टेट। बफर स्टेट क्या होता है? देखिए, बफर स्टेट का मतलब ये है कि दो देशों के बीच में एक मध्यस्थ राज्य की स्थापना करना। ये मध्यस्थ राज्य ऐसा होता है जो स्वयं तो दुर्बल होता है, स्वयं इतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन जो दो बड़े शत्रु देश हैं उनको ये आपस में अलग रख के उनमें युद्ध छिड़ने की संभावना कम कर देता है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जब विश्व दो शक्तिशाली गुटों में विभाजित हो गया था, अमेरिका और सोवियत संघ की लीडरशिप में, उस समय इन बफर स्टेट्स का महत्व और अधिक बढ़ गया था। जैसे कि गुटनिरपेक्ष राज्य, या अगर हम बात करें तो भारत और चीन के बीच तिब्बत ने हमेशा एक बफर स्टेट का काम किया है। या दूसरा एग्जाम्पल हम ले नेपाल की, कि नेपाल जो है वो भारत और चाइना के बीच एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है शस्त्रीकरण। शस्त्रीकरण भी एक तरीका है जिससे कि राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। शस्त्रीकरण से लेकिन कई बार ये भी होता है कि राष्ट्रों के बीच आपस में शस्त्रीकरण की होड़ प्रारंभ हो जाती है, और ऐसा हुआ भी है। जैसे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जब अमेरिका और सोवियत संघ में शस्त्रीकरण को लेकर कंपटीशन शुरू हो गया तो एक तरीके से अस्थिर शक्ति संतुलन ने जन्म लिया, और इसलिए दूसरा कंसेप्ट आया निरस्त्रीकरण का। तो शस्त्रीकरण और निरस्त्रीकरण दोनों के माध्यम से शक्ति संतुलन की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है विभाजन तथा शासन, डिवाइड एंड रूल। राष्ट्र जो हैं दूसरे राष्ट्र की शक्ति को कमजोर करने के लिए डिवाइड एंड रूल का भी सहारा लेते हैं। कई बार अगर ये लगता है कि दूसरा देश शक्तिशाली हो रहा है तो ये प्रयास किया जाता है कि उस राष्ट्र और उसके जो मित्र राष्ट्र हैं उनके बीच में फूट डाली जाती है ताकि वो शक्तिशाली नहीं हो पाए। जैसा कि जब भी यूरोप के एकीकरण को लेकर बात चली तो ब्रिटेन ने हमेशा इसका विरोध किया या सोवियत संघ ने हमेशा इसका विरोध किया। उसका कारण यही था कि अगर ये कंट्रीज एकीकृत हो जाते तो इनकी पावर ब्रिटेन या सोवियत संघ से अधिक बढ़ सकती थी। नेक्स्ट है मैत्री संधियाँ। मैत्रीय संधियों से भी शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। जब किसी राष्ट्र को ये लगता है कि उसकी शक्ति कम हो गई है तो वो दूसरे राष्ट्रों के साथ मैत्री संबंध बनाकर अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जब एक्सेस पावर की स्थापना हो जाती है, जब धुरी राष्ट्र बन जाते हैं इटली, जर्मनी और जापान, तो उनके विरोध में जो मित्र राष्ट्र थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये भी आपस में एकजुट हो जाते हैं ताकि ये एक्सेस पावर का मुकाबला कर सके। तो इस तरीके से शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए ये 6 तरीके अपनाए जा सकते हैं। अब शक्ति संतुलन से लाभ क्या होता है, इसका फायदा क्या है?
तो देखिए, शक्ति संतुलन से सबसे पहला फायदा तो ये है कि जो छोटे देश हैं उनकी स्वाधीनता की सुरक्षा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी एक देश को शक्तिशाली बनने का अवसर नहीं मिलता। अगर कभी ये होता है, जैसा हमने देखा कि आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन शक्तिशाली हो गया था, तो ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना लिया था, उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया था। लेकिन अगर शक्ति संतुलन होता है तो शक्ति समान बनी रहती है और इससे जो छोटे देश हैं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा हो जाती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण। जब शक्ति संतुलन होता है तो कोई भी एक देश युद्ध करने का साहस नहीं करता, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को कायम रखना। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको लागू करने वाली कोई केंद्रीय सत्ता तो है नहीं, तो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होता है वो राष्ट्रों की अपनी सहमति से होता है। तो अगर शक्ति संतुलन बना हुआ है तो राष्ट्रों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन भी किया जाता है। अगर हम ये चाहते हैं कि सभी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें तो उसके लिए शक्ति संतुलन एक अनिवार्य अवस्था है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रासंगिकता की। जैसा कि ये कहा जाता है कि वर्तमान परिस्थितियों में शक्ति संतुलन का सिद्धांत बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया है। इस बारे में ऑर्गेन्स्की का ये कहना है कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत वास्तव में औद्योगिक क्रांति के बाद पुराना पड़ गया है तथा वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होता। ऑर्गेन्स्की का ये कहना है कि औद्योगिक क्रांति के बाद ये सिद्धांत अब पुराना पड़ गया है और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें ये सिद्धांत लागू नहीं होता। इसी तरह मॉर्गेंथो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन के अस्थायित्व का कारण यह नहीं है कि यह सिद्धांत दोषपूर्ण है, वरन इसके लिए वे परिस्थितियां उत्तरदायी हैं जिनके अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्रों के समाज में इस सिद्धांत को लागू किया जाता है। तो मॉर्गेंथो ये कहते हैं कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत तो सही है, लेकिन आज की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में ये सिद्धांत प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकता। देखिए, पामर और पार्किंस ने कुछ कारण बताए हैं जिसके कारण ये सिद्धांत अप्रासंगिक हो जाता है। पहला कारण उन्होंने ये बताया कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत उस समय प्रभावी था जब यूरोप में समान शक्ति वाले अनेक राज्य थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि विश्व में दो शक्तिशाली देश रह गए। विश्व का द्विध्रुवीकरण हो गया, यानी कि एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत संघ। तो ऐसी परिस्थिति में शक्ति संतुलन का सिद्धांत लागू नहीं हो रहा। इसका कारण ये है कि सभी देश दोनों में से किसी ना किसी गुट से जुड़े हुए हैं और कोई भी ऐसा शक्तिशाली देश नहीं है जो कि शक्ति संतुलन को ठीक कर दे। तो चूंकि विश्व में दो सुपर पावर बन गई है, विश्व का द्विध्रुवीकरण हो गया है, कोई बैलेंसर नहीं है, तो इसलिए शक्ति संतुलन का सिद्धांत ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता। क्योंकि शक्ति संतुलन के सिद्धांत के लिए ये भी जरूरी है कि दोनों जो पक्ष हैं उनकी शक्तियां इक्वल बनी रहे, और अगर कभी उनकी शक्ति ऊपर नीचे होती है तो कोई एक बैलेंसर होना चाहिए, एक संतुलन करता होना चाहिए जो उनकी शक्तियों में बैलेंस स्थापित कर सके। लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चूंकि अमेरिका और सोवियत संघ दो सुपर पावर रह गए, इनकी शक्ति को बैलेंस करने वाला कोई बैलेंसर नहीं रहा, इसलिए ये सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आधुनिक युद्ध के स्वरूप के कारण कोई भी संतुलन को ठीक करने के लिए विश्वव्यापी संघर्ष को आमंत्रित करने का साहस नहीं कर सकता।
वर्तमान समय में युद्ध के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। अब एक तरीके से आणविक युद्ध का जमाना है, तो कोई भी देश बैलेंसर बनने की भूमिका नहीं निभाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद तथा वैचारिक आधारों के बढ़ते हुए महत्व के कारण राष्ट्रीयता की सीमाएं शिथिल हुई हैं। राष्ट्रों की विदेश नीतियों पर विचारधाराओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए क्या हुआ है कि विचारधारा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ने लगा है देशों की विदेश नीतियों पर। और जब विचारधाराएं आ गई हैं तो विचारधाराएं इतनी हावी हो गई हैं कि ये जो शक्ति संतुलन का सिद्धांत है ये निष्प्रभावी हो गया है। नेक्स्ट है, देशों की शक्ति में अंतर बढ़ते जाना। हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो महाशक्तियां हैं वो अधिक पावरफुल होती जा रही है और जो छोटे देश हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो चूंकि देशों की शक्तियों में अंतर बढ़ता जा रहा है, इसलिए शक्ति संतुलन सिद्धांत का अब कोई उपयोगिता नहीं है। नेक्स्ट है, सामूहिक सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ का बढ़ता प्रभाव। अब शक्ति संतुलन के बजाय एक नया कंसेप्ट आ गया है, सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ अधिक पावरफुल बनता जा रहा है, तो इसलिए ये जो थ्योरी थी बैलेंस ऑफ पावर की, ये अब प्रासंगिक नहीं रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका महत्व कम हो जाता है। वास्तव में अगर आज भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है तो इस सिद्धांत की जानकारी, इसके महत्व की जानकारी हमें होनी चाहिए। थैंक यू।